आइए। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा रिलेटिव मोशन इन 2D, 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन। तो आइए, सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अभी तक रिलेटिव वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। जो बच्चे अभी भी क्लासेस में बैठे हुए हैं, अगर किसी के पास गलती से मोबाइल फोन बैग में पॉकेट में रह गया तो नीचे आगे सबमिट करा दो। अभी चेकिंग के बाद अगर किसी के पास मोबाइल फोन मिला तो वापस नहीं होगा 2 साल से। ये समझ, इसका मतलब अगर तुम्हारे पास मोबाइल फोन है तो छुपा के रखो, ठीक, किसी को नहीं देना। क्या लगता है कितने कबूतर और आएंगे? कोई तो आएगा ही, ऑफ कोर्स। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव मोशन, तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। लेकिन हम उसमें क्या थे, 1D में लिमिटेड थे। हमारी बॉडी सिर्फ एक्स वाई जेड या किसी एक एक्सिस में मूव कर सकती है या किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर सकती है। अब बॉडी 2 डायमेंशन में मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी है V1, ये मूव कर रही है 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 11k कैप, और दूसरी बॉडी है V2, ये मूव कर रही है i प्लस j प्लस 8k, इतने से। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? आई होप। अप्रोच एनीवन? ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V2 माइनस V1। देखो ये नहीं कर सकते तो मैं कुछ कह नहीं सकता अभी। अब एक बार जरा इक्वेशन ऑफ मोशन में आइए। आई होप आपको पता हो इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, कैसे अप्लाई होंगी, कैसे लगेंगी। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लास्ट चैप्टर में मैंने वेक्टर के साइन नहीं लगाए थे बिकॉज वेक्टर्स थे ही नहीं, हम 1D में थे, प्लस माइनस के साइन। लेकिन अगर एक बॉडी को मैं एक्स एक्सिस में थ्रो कर दूं और लेट जस्ट से वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, तो ये वाली इक्वेशन लगेगी। फॉर एग्जांपल लेट जस्ट से, आई होप आपको याद हो, ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, इसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, ये ऐसे यहाँ पे आया, तो मैंने इसे थ्रो किया था ux से। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अप्रोच, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, ux i कैप uy j कैप, कोई डाउट किसी को, प्लस एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है इसका, माइनस जी, किस डायरेक्शन में, j कैप y एक्सिस में। तो x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, 0, y एक्सिस में माइनस जी, और टाइम कितना लगा, t। तो ux 0 प्लस ब्रैकेट ओपन करो, जी के दोनों से मल्टीप्लाई, आइए बाल को अपनी क्लास समझिए, प्लस बताइए 0 माइनस जी टी, ये बचेगा, ऐड करो, क्या लिखूं, ux माइनस जी टी। तो जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था, हम x एक्सिस का अलग कर रहे थे, y एक्सिस का अलग कर रहे थे। आप यहाँ क्या कर सकते हो, सबको एक ही इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में। तो जैसे ये मेरे पास पहली बॉडी हो गई, मैं दूसरी बॉडी भी दे दूं और रिलेटिव वेलोसिटी पूछूं, फॉर्मूले ऐसे ही चलेंगे। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एनीवन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो तुम क्या कर सकते हो, एक्स वाई जेड इन एक्सिस में वैल्यूज पुट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सारी एक्सिस को एक साथ लेके चल सकते हो, बस रूल्स थोड़े से ध्यान रखना। कोई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बता दे तो मान जाऊं। वेक्टर में कैसे लिखेंगे थर्ड को, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस को, थर्ड इक्वेशन, एनीवन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए हमारे पास क्या होगी, वी स्क्वायर को वी डॉट वी लिखा जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, बता दीजिए, टू ए एस। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। ऐसे आप हैंडल कर सकते हो जस्ट इन केस। आई होप आपको पता हो, ए डॉट ए इज ए स्क्वायर,
इस टाइप से इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम सबसे पहली प्रॉब्लम आती है क्या, रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक, रेन मैन, अम्ब्रेला, व्हाटएवर, ठीक, रेन मैन प्रॉब्लम, इसे डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे बारिश हो रही है, आपके पास एक छत्ता है, छाता, अम्ब्रेला, मशरूम बड़ा सा, ठीक है, और आपको बारिश से बचना है। तो हम किस एंगल पे छाता पकड़ें कि हम ना भीगे? तो आंसर है ऐसे ऐसे करके देख लो जल्दी से, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठोगे, जब तक आंसर आएगा भीग जाओगे। तो ये हमारे पास कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इन्हें हमें कॉपी पेन पे सॉल्व करना है, प्रैक्टिकली तो अपने आप हो जाएगा। तो एक बार मैंने ये प्रैक्टिकली ट्राई किया था साइकिल पे, मुझे लगा साइकिल पे स्पीड ज्यादा होंगी, ठीक, तो साइकिल पर मैं जितना तेज चलूंगा कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बारिश किस डायरेक्शन से हो रही है मुंह पे ही लगेगी। तो मैंने सोचा छाता आगे कर लेते हैं, मैंने छाता आगे किया, मुंह पे बारिश नहीं लग रही लेकिन आगे नहीं दिख रहा। तो फिर मैंने सोचा शायद अम्ब्रेला जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो उस पर वाइपर लगवाने पड़ेंगे। तो ये चीज जो है ये काफी ज्यादा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई वो फायदा नहीं है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वगैरह। ऑफ कोर्स हमेशा अगर बारिश एक ही एंगल पे होगी, तो बस इसे समझने के लिए समझो, ठीक है। सबसे पहले देखो, लेट जस्ट से दो ही केसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, रेन फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है, रेन वर्टिकली फॉल हो रही है, बिल्कुल वर्टिकल। दूसरा केस क्या होगा, रेन किसी एंगल पे फॉल हो रही है। एंगल पे कब फॉल होती है? मैक्सिमम जब बारिश चल रही हो, सॉरी हवा चल रही हो, ठीक है, विंड अगर होगी तो वो बारिश को थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे ले आएगी। अब आइए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन सीधी नीचे गिर रही है ऐसे। अब आप यहाँ पे खड़े हो ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है, कोई डाउट? ऑब्जर्वर को रेन की वेलोसिटी कैसे लगेगी? एग्जैक्टली वर्टिकली, सीधी गिर रही है, सीधा देखो उसे। किसी को डाउट होता है अच्छा हमको बारिश लिखी है, बाहर खड़े होकर देख लेना कितने एंगल पे हो रही है। ओके, अब वापस आइए, मोशन कब चेंज होगा? जब रिलेटिव मोशन से आप इसे देखोगे, लेट जस्ट से ऑब्जर्वर मूव करने लग गया, ठीक, तो अब हमारे पास रेन ऐसे हो रही है, लेकिन ऑब्जर्वर के चुल थी बारिश में निकलने की, ठीक, तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन ही हमारा ऑब्जर्वर है, ये राइट साइड जा रहा है। अगेन मैं पहले बता दूं, हमेशा याद रखिएगा ये ग्राउंड है, तो बारिश ग्राउंड की तरफ हो रही है और पर्सन पैरेलल टू द ग्राउंड मूव कर रहा है डायरेक्शंस में। अब बताइए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, सोचिए और सोच समझ के बताइए, पर्सन बारिश को देखेगा या बारिश पर्सन को देखेगी? तो ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर हमारा पर्सन है, ठीक है, ये चीज थोड़ी सी सोच लेना। सो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, फॉर्मूला बताइए, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। कोई डाउट किसी को? इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। किसके आगे माइनस लगा? पर्सन के आगे, तो कौन सा वेक्टर रिवर्स होगा? पर्सन का। तो ये क्या होगा? दिस विल बी माइनस वीपी। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, रिजल्टेंट सम ऑफ वेक्टर्स दोनों के बीच में होगा, तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम कर दो, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, या ये होना चाहिए। देखो सम ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, बीच में से पास करता है, यह चीज आपको पता चल गई होगी। तो अगर मैं ये वेक्टर लूंगा तो दिस विल बी वी आर प्लस वीपी, लेकिन हमें सम थोड़ी ना चाहिए, हमें डिफरेंस चाहिए, तो इसलिए ये वाली डायरेक्शन नहीं होगी, ये वाली डायरेक्शन ली जाएगी। कोई डाउट किसी को? आप खुद सोचिए, बारिश सीधी हो रही है, आप आगे भाग रहे, तो बारिश आपके मुंह पे ऐसे हाके लगेगी, थोड़ी सी टेढ़ी। नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना, उसकी भी दिक्कतें हैं। मैंने बारिश में स्कूटी चलाई इसी के लिए, स्कूटी ज्यादा स्पीड से चला दी, बताओ क्या होगा? नहीं स्लिप जब होगी जब तुम रैंडमली किसी एंगल पे चलाओगे, गड्ढे वगैरह आएंगे,
स्ट्रेट रोड पे स्लिप होने के चांस कम है, ठीक है। तो बारिश आंखों पे आके लगने लग गई, मैं आंख नहीं खोल पा रहा फिर मैंने सोचा चश्मे पहन लो, चश्मे पहन लिए तो प्रॉब्लम वाइपर। तो अगेन ये मैं प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ट्राई कर चुका हूं, तुम भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कोई फायदा नहीं है इसका भी प्रैक्टिकली। हाँ, कार के अंदर बैठ के ट्राई करो तो ठीक है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम आएगी, कार के विंडशील्ड थोड़े टेढ़े होते हैं, तो कुत्ते की तरह गाड़ी के बाहर मुंह निकाल के तुम चेक कर सकते हो, लेकिन अगेन फिर तुम्हारी आंखों पर बारिश गिरेगी और तुम्हें दिखाई नहीं देगा। बेस्ट केस टोपी पहन के ट्राई करो, सोचिएगा। आइए वापस। हाँ भाई, अब अगर मैं पूछूं बारिश कितने एंगल पे होती लगेगी, बताइए। तो इस ट्रायंगल में tan अल्फा, मैग्नीट्यूड बताओ, VP बाय VR। ये एंगल मैंने किसके साथ लिया है, वर्टिकल के साथ, याद रह जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? कुछ नहीं, कुछ आइडियाज आए दिमाग में, ट्राई करेंगे बाद में। आज बारिश हो गई, किसी बच्चे को भगाता हूँ बाहर, एक चॉकलेट दे दूंगा, डोंट वरी आओ वापस। हाँ तो बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। किसी को प्रॉब्लम? एनीवन? अगर मैं आपसे पूछूं बारिश की स्पीड कितनी लगेगी, दिस इज अपीयर्स, अपेरेंट, बताइए। दो वेक्टर है 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट आउट, पर्सन की स्पीड और रेन की स्पीड दोनों का रिजल्टेंट ले लो। इस टाइप के क्वेश्चन होता है। अब कॉमन सेंस लगा के बताइए, इन विच डायरेक्शन पर्सन शुड होल्ड अम्ब्रेला। पर्सन किस डायरेक्शन में छाता पकड़े? तो बारिश नीचे होती है, छाता नीचे ही पकड़े। कैसे पकड़े? ऊपर। रेन से अपोजिट अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस कहती है। तो अगर आपको रेन ऐसे होती हुई लग रही है तो आपको जो अम्ब्रेला है, ठीक, जो मशरूम है, वो ऐसे पकड़ना पड़ेगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। करें आगे। नेक्स्ट, रेन फॉलिंग एट एन एंगल। अब लेट जस्ट से हवा चल रही है या और किसी रीजन की वजह से रेन जो है किसी एंगल पे हो रही है। सो दिस इज द डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ठीक है। अभी कोई मूव नहीं कर रहा है, बारिश ही किसी एंगल पे आती हुई दिखाई दे रही है। तो हेल्प करवाओ, क्या होगा? ये एंगल थीटा, बारिश के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये कौन सा, ठीक है। तो ये वी वाई बारिश का, सॉरी VRY रेन का वर्टिकल कंपोनेंट, और ये VR cos थीटा हो जाएगा, आई होप वैल्यू पुट करके, और ये वाला VR sin थीटा जो रेन का x कंपोनेंट हो जाएगा। ये डेली लेट आओ दिवस क्यों सेलिब्रेट होता है, और हमेशा जो बच्चे पास रहते हैं वो क्यों लेट आते हैं? Why is distance proportional, inversely proportional to time? कम डिस्टेंस ज्यादा टाइम। पानीपत वाले बच्चे चौथे युद्ध करके आते हैं यहाँ, पास ही रहती है ना बच्ची। ओके, कोई बात नहीं, आए तो सही, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट। ओके, वापस देखिए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अगर रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी एंगल पे हो रही है तो सबसे पहले उसके कंपोनेंट ले लेंगे। अब इन केसेस में बोला जाता है रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली। क्या मतलब हुआ, रेन वर्टिकल हो रही है या लग रही है? लग रही है, अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली। अब आई होप तुम्हें याद हो एग्जांपल, ये एक बस है, ये एक दूसरी बस है, दोनों की स्पीड हॉरिजॉन्टल में सेम है, तो हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई? 0। तो यहां पे आप एक चीज सोचिए, एक पर्सन चल रहा है इसी डायरेक्शन में, इफ स्पीड ऑफ पर्सन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रेन इन x, अगर दोनों का x कंपोनेंट इक्वल है तो वेलोसिटी ऑफ रेन इन x अपीयर्स टू बी
0। ठीक है, बारिश टेढ़ी हो रही है, तो बारिश ऐसे हो रही है, तुम भी ऐसे चल रहे हो, तो बारिश की तुम्हें हॉरिजॉन्टल में स्पीड नजर नहीं आएगी। ओके, तो रेन कहाँ अब नजर आएगी? जस्ट वर्टिकल में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई ओनली। आर्ग्यू कीजिए प्लीज। अगर ये दोनों कंपोनेंट कैंसल आउट हो गए तो ऑब्जर्वर कौन है? पर्सन। तो पर्सन को रेन का कौन सा कंपोनेंट दिखाई देगा? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वन। बस ये कंडीशंस तुम्हें अप्लाई करनी है। पर्सन को रेन वर्टिकल होती लगेगी। तो ये रेन मैन प्रॉब्लम होती है, बाकी इन पे क्वेश्चंस ट्राई करो, एंगल ही सेट करने होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज रिवर मैन क्रॉसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, आ जाओ नदी क्रॉस करते हैं। तो प्लीज मैं पहले बता रहा हूं, कभी रिवर मैन प्रॉब्लम तुम सीख के नदी में कूद जाओ। किनारे पे स्पीड कम होती है, बीच में स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और फिर वापस किनारे पे पहुंचोगे और कम हो जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी को तैरना आता है तो मैक्सिमम लोग जब तैरना सीखते हैं कहाँ तैरना सीखते हैं? स्विमिंग पूल में, लेक में, मे बी नहर में, आई होप झोड़ भी एक वर्ड है उसमें। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इन जगह में आपको जो फ्लो है वो बहा के नहीं ले जाएगा, आगे मूव नहीं करवाएगा। लेकिन जैसे ही आप रिवर में कूदेंगे, आप मूव नहीं कर रहे हैं, आपको मूव करवाया जा रहा है। ठीक है, आपकी दुनिया एकदम से चलने लग जाएगी। मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी और एकदम डर वापस आ जाएगा आपका। तो प्लीज ऐसे स्टंट बिना एक्सपीरियंस के, बिना गाइडेंस के मत ट्राई करना। ठीक है, रिवर आपको एकदम फ्लो करवा के ले जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम गंगा घाट पे जाओ, हरिद्वार पे जाओ, एक दिन तो सबको जाना ही है यहाँ ठीक है, या ऋषिकेश वगैरह जाओ, तो नदी में अगर जंप लगाओ बोट वगैरह में, तो थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस कर देना। कॉलेज के ये तुम्हारे गोल्स होने चाहिए। ठीक है, कि नदी में कूदेंगे, साइड वाले को धक्का मारेंगे, कुछ इस टाइप के। ठीक, आइए वापस। तो स्टार्ट करने से पहले लेट जस्ट से ये क्या है, हमारे पास एक रिवर है, यहाँ रेन नहीं है, ये रिवर है। तो हम हमेशा डायरेक्शन जनरली लेते हैं लेफ्ट से राइट, कि इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है। अब सबसे पहली चीज देखो, यहाँ एक पर्सन है जिसका काम है स्टॉकिंग करना, मिस्टर स्टॉकर, और यहाँ पे एक बोट है, एक पर्सन है, उसमें कुछ भी लगा लो। तो ये जो स्टॉकर है, स्टॉकर बोले तो ऑब्जर्वर, ठीक है, ये स्टॉकर क्या कर रहा है? इसे देख रहा है। अब आप बोट किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हो, पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल, किसी एंगल पे। सो अगर आप इसी डायरेक्शन में बोट चला रहे हो, रिवर की डायरेक्शन में, सो दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, आई होप आपको पता हो, रिवर का फ्लो करना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और पानी हमेशा हाई से लो पोजीशन की तरफ मूव करता है। तो डाउन द रिवर इज अलोंग द रिवर। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब हो गया आप बहाव के डायरेक्शन में जा रहे हो। ऑन द अदर हैंड, अगर ये बोट मोटर ज्यादा फास्ट करके इस डायरेक्शन में चलने लग जाए, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। एंड प्लीज याद रखना, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम आर 1D मोशन, ये 1 डायमेंशनल मोशन होते हैं। ठीक है, इनमें ऐसे रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम नहीं लगेगी। मान लो तुम्हें यहां से यहां जाना है और तुम बोट ऐसे चला रहे हो, पहुंच जाओगे? पहुंचना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहले एक बार इन्हें डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, ये एक ट्रेन हो गई, काफी बड़ी ट्रेन है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है, अगेन मिस्टर स्टॉकर या ऑब्जर्वर, यहाँ पे एक बिल्ली है। इसने मेरी ड्राइंग की मजाक उड़ाई, नॉट गुड। ठीक है, चीटी नहीं है, बिल्ली है। बिल्ली रिलेटिवली चीटी लगेगी, ट्रेन इतनी बड़ी है ना। आइए वापस। तो ट्रेन चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और बिल्ली चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। तो बताइए, जो स्टॉकर हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, इन्हें बिल्ली की स्पीड कितनी लगेगी? तो क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछना है, ये कौन सी स्पीड दे रखी है? ये कैट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन? तो मैं कह देता हूं दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन।
ठीक, तो सोचो एक प्लेन की स्पीड होती है कितनी, एनीवन? प्लेन की स्पीड दैट जैसे 800 किलोमीटर पर आवर होती है, और आप ग्राउंड पे ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हो, तो आप प्लेन की डायरेक्शन में प्लेन में भागने लग गए। ग्राउंड से जो आपको देख रहा है उसकी स्पीड 820 किलोमीटर पर आवर। यू आर द फास्टेस्ट मैन और वुमेन अलाइव। सोचिएगा, तो यहां से ट्रेन आगे जा रही है, तुम ट्रेन पे आगे जा रहे हो, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ बिल्ली विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, बताइए, या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 12। ठीक है, कुछ याद आई बातें? बोलिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए क्या? आई होप सब ने ट्रेडमिल देखी हो। ट्रेडमिल पीछे भागती है, तुम उस पर आगे भागते हो, दोनों की स्पीड एग्जैक्टली इक्वल होती है, क्योंकि कम ज्यादा हो गई तो या तो तुम आगे टकराओगे या पीछे गिरोगे। तो दोनों की स्पीड एग्जैक्टली इक्वल है, इसलिए नेट स्पीड 0 होती है। तो यहाँ बॉडी ओवर मूविंग बॉडी का केस है। तो अगर मैं बात करूं डाउनस्ट्रीम की, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। डाउनस्ट्रीम में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे मूवीज में अगर कोई भी हीरो हीरोइन बोट में है नदी में, तो थोड़ी देर बाद क्या होने वाला होगा बताओ? डाउनस्ट्रीम आएगी, गिर जाएंगे, वाटरफॉल आएगा, और फिर वो उससे जंप मार के जिंदा भी हो जाएंगे। ये सबसे पहली चीज मैंने कोयला मूवी में देखी थी, देखिए किसी ने? हाँ बेटा, तू गलत मूवी देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डाउनस्ट्रीम आएगी, वो नीचे गिरेगा, तो नीचे पत्थर वगैरह होते हैं, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि घर में वाटरफॉल नहीं होता। अब वापस ये अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम में अगर आपको अपस्ट्रीम जाना है तो सबसे पहली बात बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस केस में क्या होगा बताइए? वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो एक चीज याद रखना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। कभी आपसे क्वेश्चन में बोले कि एक रिवर फ्लो कर रही है और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में इतनी, और आप आके पूछो कि स्टिल वाटर तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसे कहने का ये दूसरा तरीका होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। अब वापस आइए, चेंज करो, थोड़ा फास्ट रखिए प्लीज। ओके, आइए वापस। सबसे पहले क्रॉसिंग में जनरल केस, लेट जस्ट से एक रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, आप यहां पे हो, ओके, और आप ऐसे चलने लग गए, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आप नदी के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप किसी एंगल पे मूव कर रहे हो, क्या आप ऐसे ही पहुंचोगे? नहीं, आप जाना तो इस साइड जाते हो, लेकिन ऐसे सोचो एक ट्रेडमिल पे आप टेढ़े चल रहे हो, ठीक है, ट्रेडमिल ऐसे चल रही है, आप ऐसे चल रहे हो, आप सीधा जा रहे हो लेकिन ट्रेडमिल उस साइड जा रही है, तो आप उस साइड जाओगे, कुछ ऐसा सीन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जाओ दिल्ली में, तो वहां पे ठीक है टर्मिनल्स काफी दूर दूर हैं, ठीक है, मान लो तुम्हें फ्लाइट पकड़नी है, तो वो एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो वहां चलने वाली बेल्ट लगा रखी है, काफी ज्यादा चलना हो जाता है, आप बस बेल्ट पे खड़े हो जाओ, बेल्ट आपको आगे ले जाएगी। जैसे एक होती है एस्केलेटर, चलने वाली सीढ़ियाँ, हाँ चलने वाली नॉर्मल बेल्ट हैं, मुझे नहीं पता उन्हें क्या कहते हैं, याद नहीं है क्या कहते हैं, कन्वेयर बेल्ट, घंटा। आओ, हाँ भाई, अगर ऐसा केस हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्सन के कंपोनेंट्स लेने हैं। सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ पर्सन अलोंग द रिवर cos थीटा, और ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिवर के रिस्पेक्ट में sin थीटा।
लेकिन रिवर भी इस साइड चल रही है। अब अगर कोई ग्राउंड से देखे तो वो क्या देखेगा, आप इस साइड जा रहे हो और इस साइड रिवर भी जा रही है, क्या इस साइड वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? इसको अफेक्ट करने वाला कंपोनेंट नहीं है हमारे पास। तो होगा क्या, हमारे पास ये वाला कंपोनेंट बचेगा वी पी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, और ये वाला कंपोनेंट बचेगा, मरी हुई आत्माओं जिंदा हो जाओ, वी पी आर साइन थीटा, और दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो ग्राउंड से उसे देख रहा है वो कहेगा हाँ भाई इसकी पीजी हो गई। पीजी ये काफी यूजी वाला जोक था, जाने दो। ये एंगल क्या है, अल्फा। तो बताइए ग्राउंड से एंगल कितना दिखेगा? दिस डेटा विल बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो ग्राउंड से देखेगा उसे ऐसा दिखाई देगा। बोलिए क्या करें? tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, बाकी तुम आगे लिख सकते हैं। तो अगर पर्सन किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। करें आगे? ये एक जनरल केस है जो तुमसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने बस ये बताया था इसे हैंडल कैसे करेंगे। अब आइए वापस, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम में मैक्सिमम दो ही केस आते हैं, एक शॉर्टेस्ट टाइम का, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट टाइम को डिस्कस करते हैं। ओके, लेट जस्ट से ये एक रिवर है, ठीक, और तुम यहाँ पे हो और तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं, मूवीज में जैसे हीरो के पीछे पड़ जाते हैं। तो आपको पता है कि कुत्ते जो हैं पानी में नहीं आएंगे, नहाना पसंद नहीं उन्हें। लेट जस्ट से मान लेते हैं वैसे कुत्ते पानी में आ जाते हैं और आपसे फास्ट ट्रेवल करते हैं, तो प्लीज इस मिथ में मत रहना। तो आपको क्या करना है, रिवर जल्दी से जल्दी क्रॉस करनी है या एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। कौन सा केस है यहाँ पे? जल्दी से जल्दी क्रॉस करनी है, ऐसे तो है नहीं सामने मोमोज मिल रहे हैं, ठेला लगा हुआ है, जल्दी पहुंचो। तो आप क्या करेंगे, आप परपेंडिकुलर चलेंगे, ठीक। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। पर्सन रिवर के परपेंडिकुलर मूव करेगा अगर उसे जल्दी से जल्दी निकलना है तो बच्चों दिस इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। बताइए पर्सन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहां जाएगा, सोच समझ के। तो पर्सन कुछ ऐसे जाएगा, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। रिवर के साथ वो कितना मूव हुआ, करें? अब वापस आइए देखें, नेक्स्ट। इसके बाद देखो यहां पे ध्यान से, ये एंगल थीटा है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, पर्सन कितने एंगल पे पहुंचेगा। अब हेल्प करवाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई एक्सिस में लगवाओ, ठीक है। एक बार हेल्प करवाओ जल्दी से, ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ रिवर। बताओ वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना हो गया, विड्थ। स्पीड कितनी है, v p r बस, और टाइम। आई होप आपको पता हो यहाँ सब स्पीड्स कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। तो बताइए टाइम कितना होगा, 9:11। विड्थ बाय वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इतना टाइम उसे क्रॉस करने में लगेगा। आप पर्सन को किसी भी एंगल पे मूव करवा दो, टाइम हमेशा इससे ज्यादा ही होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये मिनिमम टाइम है, आप किसी भी एंगल पे मूव करो हमेशा आंसर इससे ज्यादा ही आएगा। तो अगर आपको रिवर को जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है, परपेंडिकुलर मूव करते रहो हमेशा फ्लो की। ओके, आइए वापस। नेक्स्ट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन x एक्सिस में लगवा दो। x एक्सिस में वो जिस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे क्या कहेंगे,
9 ड्रिफ्ट, हाँ भाई ड्रिफ्ट, s इज इक्वल टू ut, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी है vr, टाइम कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल में w अपॉन टी आर। तो शॉर्टेस्ट टाइम के केस में सिर्फ ये दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको ड्रिफ्ट पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए बस। द नेक्स्ट केस इज शॉर्टेस्ट पाथ। अगला केस हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ का है, कम से कम पाथ। करें, आइए इसमें शॉर्टेस्ट पाथ में क्या है, आपको रिवर के एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। देखो ये हमारे पास क्या है, एक रिवर है, फ्लो हो रही है, मैं यहां हूं और मुझे एग्जैक्टली यहां पहुंचना है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो बताओ कैसे पहुंचे। सबसे पहले अगर मैं ऐसे चलूंगा तो मैं ऐसे जा रहा हूं, रिवर ऐसे जा रही है, मैं कभी भी यहां पहुंच सकता हूं नहीं। सो कंसिडर द रिवर एज अ ट्रेडमिल, रिवर को ट्रेडमिल मान लो। ट्रेडमिल आगे जा रही है तो तुम्हें क्या करना होगा, पीछे जाना होगा। तो जितनी स्पीड ट्रेडमिल की है अगर तुम उतनी ही स्पीड रखोगे तो ये दोनों स्पीड कैंसल आउट कर देंगे और तुम हॉरिजॉन्टल में आगे पीछे मूव नहीं करोगे। बात आई समझ। तो पर्सन का ये एक्स कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर इक्वल होने चाहिए जब ये कैंसल आउट करें। लेकिन क्या पर्सन सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करके यहां पहुंच जाएगा, तो पर्सन को क्या रखना पड़ेगा, एक स्पीड ऐसे भी रखनी पड़ेगी। ओके तो बताओ पर्सन किस डायरेक्शन में ट्रेवल करे। सो द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अलोंग दिस डायरेक्शन। पर्सन को थोड़ा टेढ़ा मूव करना होगा, क्यों, क्योंकि पर्सन को रिवर भी क्रॉस करनी है और ड्रिफ्ट भी जीरो रखनी है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के केस में ड्रिफ्ट क्या होनी चाहिए, जीरो। कॉमन सेंस लगाओ, पर्सन की स्पीड और रिवर की स्पीड कंपेयर करो, कौन बड़ा होगा। रिवर की स्पीड बड़ी हो गई, सो इट्स लाइक आप सुनामी में तैर के पार होना चाहते हो। सुनामी का आइडिया है, सुनामी वेव्स बहुत खतरनाक होती हैं, आप उसमें क्या कर सकते हो, बस पड़े रहो, अगर फंस गए तो कुछ नहीं कर सकते। अगर रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा है तो पर्सन कभी भी अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। अगर पर्सन को अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो उसकी स्पीड बड़ी होनी चाहिए। खुद सोचो, पर्सन के पास दो स्पीड है, एक इसको कैंसल आउट कर गई, ये तो इक्वल है, एक और उसे स्पीड चाहिए, तो पर्सन की स्पीड रिवर से बड़ी होगी जब भी ड्रिफ्ट पॉसिबल है, छोटी हो गई पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में ड्रिफ्ट जीरो है, प्लीज देख लेना। अब वापस आइए, कैसे टैकल करें। आओ, ये हमारे पास रिवर है, ठीक, पर्सन रिवर के रिस्पेक्ट में इस साइड फ्लो, इस साइड मूव हो रहा है। सो प्लीज देख लेना, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, सोच समझ के आंसर देना। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अलोंग डाउनस्ट्रीम एट कितने एंगल पे है पर्सन की स्पीड डाउनस्ट्रीम के साथ, 90 प्लस थीटा, और विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे है, थीटा, और विद अपस्ट्रीम 90 माइनस थीटा। तो आई होप आपको कुछ ये टर्म्स याद रहे, ठीक। मैक्सिमम बच्चे थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अलोंग द रिवर पूछा होता है कि रिवर के साथ कितने एंगल पे फ्लो करेगा, कितने एंगल पे मूव करेगा। मुझे पता है लेक्चर थोड़े से बोरिंग हो रहे हैं तुम्हारी शक्लों से, बट वेलकम टू क्रैश कोर्स। यहाँ तो मैं बकवास कर सकते हैं या मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मैं बकवास के बीच में पढ़ा रहा हूँ। आइए, मेरी बकवास इज लाइक रेडियो पे सॉन्ग्स, सॉन्ग्स कम आएंगे, ऐड ज्यादा आएंगे। ओके, जिसके समझ में नहीं आया प्राउड ऑफ यू। आइए वापस, हाँ तो बच्चों हेल्प करवाओ। पर्सन टेढ़ा चल रहा है तो पर्सन के दो कंपोनेंट आएंगे, ये कंपोनेंट कितना होगा, वी पी आर साइन थीटा, और ये वी पी आर कॉस थीटा। अब मान लो आप ग्राउंड से पर्सन को देख रहे हो, बताओ जो पर्सन को ग्राउंड से देख रहा है उसे पर्सन की स्पीड क्या लगेगी,
ये दोनों स्पीड कैंसल आउट, तो वो कहेगा हॉरिजॉन्टल में तो ये मूव ही नहीं कर रहा। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर्सन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे ही बचेगी, उसे लगेगा पर्सन सीधा मूव कर रहा है। आइए वापस करें, आइए नेक्स्ट। हाँ भाई, वी पी आर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू, सोच समझ के बताना, किसके इक्वल होनी चाहिए ये? वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर, पहली इक्वेशन। तो अगर मैं कभी आपसे पूछूं साइन थीटा की, बोलो बिड़ू बताओ कितने एंगल पे वो जाएगा, तो आप इससे निकालोगे। वीपीआर बोले तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर, रिवर के रिस्पेक्ट में वो कितने एंगल पे मूव कर रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट, अगर मैं पूछूं कितने टाइम में वो रिवर क्रॉस कर लेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, हेल्प करवाओ। टाइम विड्थ अपॉन कौन सी स्पीड क्रॉस करवा रही है? वी पी आर कॉस थीटा। तो अप्रोच देखो, एक तो तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले साइन थीटा निकाल के कॉस थीटा निकालना होगा। अगर इस क्लास में किसी का मैथ तेज है तो कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा से कैसे आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा को रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करो, एलसीएम लो, खचैक खचैक करो, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी विड्थ अपॉन स्क्वायर रूट वी पी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, सीधा शॉर्टकट याद रखो। सो दिस विल बी द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो प्लीज याद रखिएगा, अगेन पर्सन की स्पीड रिवर से बड़ी होनी चाहिए। एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा कितने एंगल पे वो मूव करेगा ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ओके, नोट किया? करें आगे। तो बच्चों रिलेटिव मोशन में मैं इससे ज्यादा नहीं करवा सकता। आइए अब चैप्टर 3 में लास्ट टॉपिक, एनीवन? द लास्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। अगेन मैं पहले बता दूं, हम काइनेमेटिक्स में हैं, तो मैं यहाँ सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ वो जो चैप्टर 3 में मोशन इन प्लेन में एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जिनमें फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है। करें स्टार्ट? आइए, तो सबसे पहले देखिए, ऊपर पंखा चलता है, नीचे कोई पूरा नहीं करेगा सेंटेंस, नीचे हवा आती है। आइए वापस। अब देखिए, सबसे पहली चीज, एक फैन चल रहा है, तो मेरा पंखा ऐसा ही है, देख लेना तुम, इस क्लास में पंखे लगे होते तो मैं दिखा देता, ठीक है? आइए वापस, इसे दूसरे तरीके से भी समझो। लेट जस्ट से ये हमारे पास एक ग्राउंड है, और ग्राउंड में एक ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक सर्कल की फॉर्म में। सो दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ मोशन या प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, सीएम। तो इस केस में प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होगा? पंखा जिस प्लेन में घूम रहा है सिर्फ वो वाला प्लेन लेना है। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, लेट जस्ट से बीचों बीच तुमने खंबा गाड़ दिया या झंडे गाड़ दिए, तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब सर्कुलर मोशन में 3 वेरिएबल्स होते हैं, 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। पहला जो विंग की डायरेक्शन में हो, रेडियस की डायरेक्शन में हो। दूसरा जो सरकमफ्रेंस पे रेडियस के परपेंडिकुलर हो। और तीसरा जो बार उसे हैंडल कर रही है उसकी डायरेक्शन में हो। ये 3 डायरेक्शन समझ में आई? नहीं? ठीक है, देखो, जैसे आप पार्क में भाग रहे हो और आप यहां पे हो, तो कोई ऑब्जर्वर यहां बैठ के आपको देख रहा है, तो क्या कहेगा? ये आपकी डायरेक्शन है, आप इस डायरेक्शन में हो अभी, ये आपकी पोजीशन है, और आप ऐसे रनिंग कर रहे हो, तो ये आपकी वेलोसिटी होगी। और ये पोल तो आई होप आपको समझ में आएगा। सो दिस बार डिनोट्स एक्सियल डायरेक्शंस, ये अलोंग एक्सिस वाली डायरेक्शन होती है। दिस रेडियस शोज द रेडियल डायरेक्शन, और ये वाला
टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो सर्कुलर मोशन में 3 वेरिएबल्स होते हैं, एक्सियल, टेंजेंशियल और रेडियल। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले एक्सियल वेरिएबल्स, दोज वेरिएबल्स दैट आर अलोंग एक्सिस। एग्जांपल, सबसे पहले एंगल, ओमेगा, अल्फा, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मैग्नेटिक मोमेंट, एम, ईटीसी। ये सारे एक्सियल वेरिएबल हैं, ये हमेशा अलोंग दी एक्सिस होते हैं। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो इट्स ओके, नहीं पढ़ रखे तो मे बी आगे हम इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एंगल क्या है, स्केलर या वेक्टर? एनीवन? अरे कहाँ है रे एंगल? मैंने एंगल के ऊपर वेक्टर लगाया है सिर्फ यहाँ, और किसी चैप्टर में तो मैं एंगल पे वेक्टर नहीं लगाते, एंगल दोनों है। वेरी छोटा एंगल, वेरी स्मॉल एंगल इज अ वेक्टर, इट कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर, बट बड़े एंगल्स स्केलर होते हैं। तो एंगल दोनों है, ठीक है, दोनों पार्टी से खेलता है। करें आगे, आइए वापस। तो एक्सियल वेरिएबल्स ये हैं, आई होप आपको याद रह जाए। इसके बाद टेंजेंशियल वेरिएबल्स, जो टेंजेंट के अलोंग हो। एनीवन बताइए जल्दी से। टेंजेंशियल वेरिएबल्स एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा, अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स, कुछ याद ना आए तो ईटीसी। एक चैनल आता था पहले गानों का ईटीसी, अब आता है क्या टीवी चैनल, अगर कोई देखता हो तो? 9XM अब आता है? इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, तुम मोबाइल वाली जनरेशन हो, मैं भी उसी जनरेशन का पार्ट हूं, मेरे पास भी टीवी नहीं है। होम थिएटर आयो आप। ओके, नेक्स्ट हम क्या करें, अगला वेरिएबल देखते हैं, विच वन इज, बोलिए। रेडियल वेरिएबल, जो रेडियस के अलोंग हो। रेडियल वेरिएबल्स के एग्जांपल में होगा पोजीशन वेक्टर, और सब बढ़िया, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स और सूडो फोर्स। वैसे तो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन या वो डिस्कस नहीं करूंगा मैं। ओ, ईटीसी चैनल 2020 में बंद हो गया, तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा, जाने दो बच्चों, बचपन में मैं उसी पे देखता था गाने वगैरह, ईटीसी था एक चैनल। क्या नहीं, इस साल आई थिंक 100 के आसपास चैनलों ने अपने लाइसेंस वापस कर दिए, वो बंद हो गए। आगे आगे टीवी चैनल्स बंद हो जाएंगे, और आई थिंक वो इंटरनेट से करके नेटफ्लिक्स वगैरह, हॉटस्टार वगैरह, इनसे कुछ चलाएंगे, कुछ ऐसा चलेगा। मुझे लग रहा है फ्यूचर ठीक नहीं है चैनल्स का, ठीक है, बस फीलिंग आ रही है। चैनल्स किन की वजह से चल रहे हैं? पापा लोग की वजह से। जितने भी बाप लोग हैं दुनिया के सारे, सुबह जब बच्चा सो रहा होता है तो उन्हें फुल वॉल्यूम में न्यूज देखनी होती है। उन्हें लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उनसे आके पूछेगा वॉर छेड़ूं या ना छेड़ूं, तो ठीक है, उनके पास आंसर रेडी होना चाहिए, ठीक है, पता नहीं न्यूज देख के क्या उखाड़ लेते हैं। मैं बस ये सोचना चाहता हूँ। सुबह सुबह मेरे को डांट मारते थे, कीड़े मकोड़े देखता रहता है कार्टून्स को, मैं, आपने क्या उखाड़ लिया न्यूज को देख के? हाँ, न्यूज वाले पहले बात तो ऐसे चिल्ला के बोलते हैं जैसे आज ही वॉर हो जाएगी। 2021 में याद हो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गई, हर साल के स्टार्टिंग में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गई, ठीक है, यहाँ इंडियंस को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, उनको वर्ल्ड वॉर की पड़ी है, ठीक है। ओके, आइए वापस। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे
रेडियल वेरिएबल्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो रेडियल वेरिएबल में सबसे पहले ये आपके पास एक सर्कल, ठीक है, ऑब्जर्वर हमेशा कहाँ रहेगा, सेंटर पे। अब यहां मेरे पास एक पॉइंट है, बताइए आप सर्कल से देख रहे हैं किस डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक, ऐसे आर, ये पॉइंट यहां आ गया, अब ऐसे दिखाई देगा, अब ये पॉइंट यहां आ गया, ऐसे दिखाई देगा, कोई बात नहीं, ऐसे, ठीक है। सो दीज आर ऑल रेडियल वेरिएबल्स, ठीक। सो आर क्या होता है, आर इज पोजीशन वेक्टर, याद हो आपको तो। एक चीज बताइए, इस केस में आर का मैग्नीट्यूड क्या देगा, पोजीशन वेक्टर कितना है ये, रेडियस के इक्वल, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर अलग चीज है, रेडियस अलग चीज है, इस केस में दोनों इक्वल। फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, आई होप आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर आर या ओमेगा वी, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले होते हैं, एंड दीज ऑल आर किस डायरेक्शन में होते हैं, लेट जस्ट से सेंट्रीपेटल, सेंटर लविंग किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स सेंटर। तो बताइए यहां सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितने, पोजीशन वेक्टर से अपोजिट, यहां कितने अपोजिट, यहां अपोजिट। सो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर में कितना एंगल होता है, 180, इसलिए ये क्या होंगे, एंटी पैरेलल, हमेशा याद रह जाएगा। तो ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो गया। फिर नोट किया, प्लीज थोड़ा फास्ट। तो ये दो तो आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। अब इसके बाद आइए एक बार जरा स्केलर रिलेशन देखिए, मैग्नीट्यूड वाला रिलेशन, S इज इक्वल टू थीटा आर, ये फॉर्मूला देखा है आपने, प्लीज याद रखिएगा, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं देन S शुड बी अलोंग सर्कमफ्रेंस। ये चीज थोड़ी सी अजीब है, S वैसे तो डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे देखो एक बॉडी यहाँ है, यहाँ थी, यहाँ पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है काइनेमेटिक्स में, ये 2r। सर्कुलर मोशन में अगर ये इक्वेशन लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेना पड़ेगा, पाई आर, ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करो इसका, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये कौन सी स्पीड है, टेंजेंशियल। फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, a इज इक्वल टू अल्फा आर। आई होप आपको ये फॉर्मूले याद रह जाए, थोड़े बहुत आपने देखे हो। नेक्स्ट, इसके बाद वेक्टर रिलेशन, इन फॉर्मूलाज को वेक्टर में लिखो। तो फॉर्मूला होता है ds इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस पोजीशन वेक्टर। डिफरेंशिएशन करो या dt लिख दो सबके अपॉन, बोलो क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, फिर a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। प्लीज देख लेना इन तीन फॉर्मूलों में r बाद में आता है, जो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला हो गया फ्यूचर में, उसमें r पहले आता है। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हो गया r क्रॉस p, उसमें, ठीक है, r पहले आता है। ये जो तीन कबूतर हैं, थैंक यू, आई होप कुछ बच्चों की नींद खुल गई हो, कुछ की आत्मा बाहर निकल के वापस आ गई हो, लेकिन मुझे पता है तुम्हें थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होंगी। जरूरी है बच्चों, सोना भी जरूरी है, बिना सोने के क्या बात बनेगी, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है ना। सोना तो यूनिवर्सल करेंसी है, सोना कितना सोना है, काफी ज्यादा सोना है, बस यूज नहीं होना है वो। आए वापस, नोट किया सबने, ये याद रह जाएगा, आई होप, लेट जस्ट से। अब आगे वापस आइए, एक बार देखिए जरा जल्दी से एनालॉजी। अभी तक आपने ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल मोशन देखा था,
अब हम सर्कुलर मोशन में हैं। कंट्रोल बच्ची। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हमारे पास क्या थे? वास्तुशास्त्र याद है? ठीक, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। उनकी जगह यहां क्या आएगा? v की जगह यहां ओमेगा होता है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की जगह यहां अल्फा होता है, डिस्टेंस की जगह एंगुलर डिस्टेंस, टाइम टाइम ही रहेगा, टाइम टाइम की बात है, और इनिशियल स्पीड की जगह इनिशियल एंगुलर स्पीड ये होता है। याद रह जाएगा? हाँ भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? ds बाई डी टी। तो यहां वेलोसिटी की जगह होगा एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या होगा? डी थीटा बाई डी टी। ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक्सेलरेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक, dv बाई डी टी या फिर v dv बाई dx ds dr, जो भी आपने पढ़ा हो। ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है? अगर इसे यहां से कंपेयर करेंगे, इट हैज टू बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बताओ यहां अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? डी ओमेगा बाय डी टी या फिर ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ऐसे हो जाएगा। ये इनके कुछ फॉर्मूले हो जाएंगे। ये हमारी थोड़ी सी एनालॉजी है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन की कंडीशन क्या होती है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यहां पे भी वही इक्वेशन होगी, अल्फा क्या चाहिए? कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट चाहिए। आओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन को r से डिवाइड कर दो, रेडियस से। तो आई होप आपको पता हो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो v को r से डिवाइड करेंगे, ओमेगा, ओमेगा नॉट a अपॉन आर, अल्फा। तो यहां से हमारी इक्वेशन आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फिर जरा एक बार जल्दी से इक्वेशन बताओ। अगली इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या लिखूं? थीटा इज इक्वल टू, फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। फिर पांचवी इक्वेशन बताओ ना जरा, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू टाइम। तो आप ऐसे एनालॉजी से क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कर सकते हो कि हाँ भाई यूं होगा तो क्या होगा। अगेन प्लीज याद रखना, इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। करें आगे, करें चेंज, आइए वापस। द नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक बार एक्सेलरेशंस की बात कर लेते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो मेरा मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, अगर मैं बोलूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो मेरा मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लेकिन अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन तो मेरा मतलब नेट एक्सेलरेशन। ये चीज थोड़ी सोच रहे हैं। क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है फाइंड एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट इन सर्कुलर मोशन। तो बच्चा सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बारे में सोचता है, जबकि वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो बच्चों देखो, अगर स्पीड बढ़ रही है, इफ स्पीड इंक्रीजेस, अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक। लेट जस्ट से ये गाड़ी है, आगे चल रही है, तुमने इस पे आगे ही फोर्स लगा दी, तो इसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। बात आई समझ?
तो एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव होगी। ये गाड़ी है, पीछे जा रही है, पीछे ही फोर्स लगा दी, बताइए स्पीड इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, बोले तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो स्पीड इंक्रीज होती है। याद रह जाएगा। व्हाट इज रिटार्डेशन? एनीवन? बालक, रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता। देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, अलग डायरेक्शन में है। तो यहां पे आओ, एग्जांपल, ये गाड़ी है, आगे जा रही है, मैंने पीछे फोर्स लगा दी, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। ठीक, तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज। अगर किसी केस में स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेट नहीं कर रहा। डेली लाइफ में एक्सेलरेट का मतलब स्पीड इंक्रीज होना होता है और रिटार्ड का मतलब स्पीड डिक्रीज होना होता है। तो अगर कभी एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज करे, स्पीड को कम करवाए, तो वहां जो एक्सेलरेशन होता है उसे रिटार्डेशन। इस केस में आप देख सकते हो वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि रिटार्डेशन यहां, ठीक है, एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना ही होता है। बट ऑन द अदर हैंड, व्हाट इफ ये एक बॉडी है, पीछे जा रही है और आगे इस पे फोर्स लग रही है, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज। खुद सोचो, तुम्हारी तरफ एक गाड़ी आ रही है, तुसी सुपरमैन, सलमान दे फैन, तुम गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो गाड़ी तुम्हें थोड़ा सा तो आगे लेके जाएगी, लेकिन फाइनली तुम रोक दोगे। तो जब फोर्स वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में लगे, ठीक है, तो स्पीड डिक्रीज होती है। तो यहां पे आप देख सकते हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन ये फिर भी क्या है? रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि ये स्पीड कम करवा रहा है। तो जो भी एक्सेलरेशन स्पीड कम करवाता है दैट इज रिटार्डेशन। याद रह जाएगा। अब वापस आइए, अपने केस पे वापस चलते हैं। आपके पास क्या है? यहां पे एक सर्कल है, देखो मेरे जैसा बनाओ, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, आपके पास क्या है? एक सर्कल है और आपने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट ले लिया, एक पार्टिकल ले लिया, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया? स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये स्पीड टेंजेंट है, इसलिए टेंजेंशियल स्पीड। बात आई समझ? अगर कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है तो सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नहीं हो सकता। अब आप एक चीज बताइए, ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? पैरेलल, एंटी पैरेलल, 0-180 पे होता है। ये ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल, तो क्या ये एक्सेलरेशन स्पीड चेंज कर सकता है? नहीं। AC कैन नेवर चेंज द स्पीड ऑफ CM। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कभी भी सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं कर सकता, ये सिर्फ वेलोसिटी चेंज करता है, डायरेक्शन। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे इन्हीं डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन चाहिए। अब यहां देखो, मैंने क्या किया, मैंने इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दे दिया। हाँ तो बच्चों, स्पीड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में क्या होगा? स्पीड इंक्रीज होगी। तो कौन स्पीड को चेंज कर सकता है? सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी दोनों चेंज करते हैं, स्पीड को सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज करता है। तो बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? इज dv by dt। यहां क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। अगर मैं तुमसे कहूं एक्सेलरेशन dv by dt होता है, ये लिख दूं, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? एनीवन? दिस वन इज नेट एक्सेलरेशन। ये फर्क है सर्कुलर मोशन। आई थिंक काफी डिटेल में पढ़ाने लग गया और कई बच्चे डर के भागने लग गए और कई बच्चों ने आना बंद कर दिया क्रैश कोर्स। कुछ सीखोगे ही बच्चों, बेशक ऊपर से जाए, कुछ तो दिमाग में घुसेगा ही, बेशक मैक्सिमम दिमाग से ओवरफ्लो हो जाए। दैट्स द पॉइंट। आइए वापस,
थोड़ा अभी सीख लो, थोड़ा और सीख लेना, फिर कुछ कुछ करते कुछ कुछ हो ही जाएगा। अभी जैसे तुम्हारे 0 नंबर आने वाले थे, नीट में 1 नंबर आ गया, तो प्रोग्रेस, कुछ तो सीखोगे। बी पॉजिटिव हमेशा, अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी, ठीक है। पता चले कोरोना पॉजिटिव, एड्स पॉजिटिव, कैंसर पॉजिटिव, नहीं, ऐसे पॉजिटिविटी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। आइए वापस, हाँ बच्चों वापस आओ, देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, एसीवीटी हो गया, ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन ये, एक एक्सेलरेशन ये। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, बताइए। तो कौन सा एक्सेलरेशन पूछा है मैंने, नेट। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, नेट एक्सेलरेशन की, इसकी। तो बच्चों बताओ रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। आइए वापस, करें, ओके। हाँ भाई, स्पीड और एक्सेलरेशन में एंगल कैसे है, एक्यूट, दिख रहा है। व्हाट इफ मैं यही केस ले लूं, मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है, लेकिन मैं उसकी स्पीड कम कर रहा हूं, सर्कुलर मोशन रुकने वाला है, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन कहां होगा, इस डायरेक्शन में। और कैसा एंगल बनेगा इन दोनों में, ऑब्ट्यूज। तो अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो ऑब्ट्यूज, इंक्रीज हो रही है तो एक्यूट। बट इफ स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, शाबाश, टेंजेंशियल जीरो, याद रह जाएगा। ओके, हेडिंग डालिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, करें। तो बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आइए, यूसीएम इसे ये बोलेंगे, एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे या ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट रहे। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफरेंस क्या है, एनीवन, एनीवन। यूनिफॉर्म मोशन इज कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये फर्क है। तो इसमें स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर स्पीड, ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो देखो आपके पास एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, यहां पे उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, बताओ अप्रोच, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, तो कौन सा एक्सेलरेशन नहीं है, टेंजेंशियल। सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड चेंज कर सकता है, तो ये जीरो होगा। नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, तो नेट एक्सेलरेशन कितना बचेगा, ए सी। तो इसमें एक्सेलरेशन ही सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है, सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें कोई चेंज नहीं होता। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। अब वापस देखें इक्वेशन ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की इक्वेशन। आओ वापस देखो, तुम्हारे पास क्या है, यहां पे एक पार्टिकल है, ओके, और ये हमारे पास सेंटर हो गया, एनीवन, ये डिस्टेंस कितना है, आर, ठीक। लेट जस्ट से जब पार्टिकल यहां था तो तुमने अपनी स्टॉप वॉच ऑन की, और जब पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो तुमने टाइम देखा, टी था, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, कोई प्रॉब्लम। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर, तो अल्फा भी कितना होगा, जीरो, क्योंकि अल्फा ओमेगा को चेंज करता है।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगवाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली टर्म जीरो, तो s इज इक्वल टू यू टी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनिशियल लिखूं फाइनल लिखूं। कोई प्रॉब्लम किसी को? सोच समझ के बताइएगा ये एंगल कितना होगा। ओमेगा टी। तो प्रॉब्लम किसी को? कैन स्टार्ट? आइए अब यहां पे देखिए, आपके पास क्या है, यहां एक पार्टिकल है, ये ओरिजिन है, ये पोजीशन वेक्टर है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y। पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला x i कैप y j कैप। तो प्रॉब्लम ये एंगल ओमेगा टी, प्लीज देख लेना, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता तो शायद ये वाला एंगल भी ओमेगा टी हो सकता था। तो ओमेगा टी जो आ रहा है वो मेरी रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अब वापस आओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा और ये कितना होगा, तो प्लीज बताइए। x की वैल्यू r cos ओमेगा टी, y की वैल्यू r sin ओमेगा टी। स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर एंड ऐड, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आई होप आपको ऑलरेडी पता हो ये सर्कल की इक्वेशन, सेंटर्ड एट ओरिजिन। एक काम करो, एक्स वाई की वैल्यू यहां पुट कर दो, आर की वैल्यू बताओ। कोई प्रॉब्लम किसी को? दिस इज इक्वेशन ऑफ यूसीएन। अगर पी वाई के कोई क्वेश्चन उठा लो मोशन इन अ प्लेन के, तो उसमें आपको ये इक्वेशन दो जगह मिल जाएगी और पूछा गया है कि रेडियस और वेलोसिटी में एंगल कितना होगा। एनीवन? रेडियस वेलोसिटी में एंगल कितना होगा अगर आपके पास ये इक्वेशन है? एक्सेलरेशन और पोजीशन में एंगल कितना होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है ये यूसीएम की इक्वेशन है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप थोड़ा फास्ट तो हुआ, लेकिन एज अ क्विक रिवीजन ये काम कर जाए। नेक्स्ट टाइम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे।